हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो, अपने अपने घरों में रह रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे रहे हो। और मैं भी बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 6 यूनिट 1 ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, है ना। उसमें वी डिस्कस फेयर बिट ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज. नाउ वी वेर जस्ट स्विफ्टेड इनटू accounting aspects in the books of drawer and drawing. हमने कुछ बेसिक्स से पहले स्टार्ट करा था कि पहले तो क्या होता है कि कोई सेल एंड परचेज होगा, सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन होगा। तो ड्रॉअर अपने बुक्स में क्या करेगा, सेल्स को रिकॉर्ड करेगा डेटर टू सेल्स करके, एंड ड्रॉई क्या करेगा अपने बुक्स में परचेज टू क्रेडिटर करके बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेगा। दिस इज अ नॉर्मल एंट्री। नाउ बिकॉज दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री हो सकता है। एंड ड्रॉअर क्या करेगा, जो सेलर है वो क्या करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा और भेज देगा फॉर एक्सेप्टेंस टू ड्रॉई। तो जब भेजता है तो ड्रॉअर अपने बुक्स में क्या रिकॉग्नाइज कर लेता है, बिल्स रिसीवेबल को रिकॉग्नाइज करता है, और जो डेटर को रिकॉग्नाइज किया हुआ था पहले उसको खत्म कर देता है। तो क्या करता है, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई। तो यहाँ पे ड्रॉई और डेटर सेम बंदा है, तो एक तरीके से डेटर खत्म हो जाता है बुक्स में और आ जाता है नया एसेट। क्या आ जाता है, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई करके एक एंट्री पास करता है। फिर क्या होता है, फिर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहुंचता है ड्रॉई के पास जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहुंचता है वो देखता है, और अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो सिग्नेचर दे देगा। सेटिस्फाई होने के बाद उस पर सिग्नेचर दे देगा, एक्सेप्टेंस दे देगा। तो जैसे एक्सेप्टेंस देता है तो उसके लिए नाउ लाइबिलिटी विल बी अ बिल्स पेएबल, वो डॉक्यूमेंट विल बी अ लाइबिलिटी। तो वो रिकॉग्नाइज करता है टू बिल्स पेएबल। डेबिट किसको करेगा, ऑफकोर्स ड्रॉअर को डेबिट करेगा। तो एट द एंड यहाँ तक ड्रॉअर के बुक्स में असेट रह जाता है बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉई के बुक्स में लाइबिलिटी रह जाता है बिल्स पेएबल। ठीक है। अब ये जो एसेट और लाइबिलिटी का फ्यूचर में क्या सेटलमेंट होगा, कैसे सेटलमेंट होगा, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं ड्रॉअर के पास ये असेट को रियलाइज करने के लिए। कैसे, पहले तो होल्ड टिल मैच्योरिटी कर लो। एक तो ऑप्शन क्या है, होल्ड टिल मैच्योरिटी कर लो, ड्रॉअर में रखो अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, बिल्स रिसीवेबल को ड्रॉअर में रखो, ड्यू डेट में जाकर ड्रॉई से पैसा मांग लो। तो अगर होल्ड टिल मैच्योरिटी करते हो और ड्यू डेट में जाते हो पैसा मांगने के लिए, और ड्रॉई खुशी खुशी पैसा दे देता है, तो बहुत ही सिंपल सा एंट्री है। आप क्या करोगे, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि अब राइट टू रिसीव अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल खत्म हो रहा है और कैश या बैंक से पैसा आ जाएगा। तो कैश या बैंक डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, है ना, कैश या बैंक डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। दूसरा केस हमारा क्या, दूसरा ड्रॉई के बुक्स में क्या होगा, ड्रॉई के बुक्स में बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा, तो बिल्स पेबल को डेबिट कर दोगे और आपके ड्रॉई के अकाउंट से पैसा जा रहा है तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये तो सीधा केस हो गया अगर ऑनर हो गया। बट डिसऑनर हो जाए, ड्रॉई बोले कि मैं तुझे पहचानता नहीं, तुम कौन हो, इन दैट केस, अगर बोले पहचानता नहीं तुम कौन हो, इन दैट केस क्या होगा, आपको एंट्री करनी पड़ेगी, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पहले खत्म करना पड़ेगा। अपने बुक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खत्म कर दो, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल आपका डिसऑनर हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। तो बिल्स रिसीवेबल को खत्म करो, तो क्रेडिट बिल्स रिसीवेबल को करोगे। बट इस केस में आपको कैश या बैंक से पैसा नहीं आ रहा है, तो आप ड्रॉई को डेबिट कर देते हो। और सिमिलर वे में ड्रॉई क्या करेगा, बिल्स पेबल को खत्म करेगा डेबिट करके, और ड्रॉअर को क्रेडिट कर देगा, राइट। बट इस केस में अब हुआ क्या, मामला यही खत्म नहीं होगा, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है, एंड राइट टू लीगल एक्शन किसके पास आ जाता है, राइट टू लीगल एक्शन ड्रॉअर के पास आ जाता है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर उसे राइट टू लीगल एक्शन आ जाता है। वो जाता है रोते रोते नोटरी पब्लिक के पास जाता है। नोटरी पब्लिक को सारा अपना दुखड़ा सुनाता है, पूरा केस सुनाता है कि क्या क्या हुआ। उसके बाद नोटरी पब्लिक उससे ले लेता है बिल्स रिसीवेबल। वो बिल्स रिसीवेबल लेकर जाता है ड्रॉई के पास। फिर वो उससे प्रेजेंट करता है, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज करता है। अगर उसके बाद पैसा मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप एंट्री कर लो बुक्स में। आपने ड्रॉई को डेबिट करा हुआ था, तो आप कैश या बैंक डेबिट करके ड्रॉई को ख़त्म कर दो बुक से, अगर मिल गया तो पैसा। बट नॉर्मली अगर आपका बिल्स डिसऑनर हुआ है तो वापस से जब नोटरी पब्लिक भी प्रेजेंट करेगा तो डिसऑनर ही हो जाएगा। तो वो जब जाता है उसको रिप्रेजेंट करता है और डिसऑनर हो जाता है, तो नोटरी पब्लिक सेटिस्फाई हो जाता है कि ये जो ड्रॉई है वो सच में बेईमान है,
जो ड्रॉई है वो सच में बेईमान है, और वो सारे केस को डिस्क्राइब करके एक बना देता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट, उसमें अपना सिग्नेचर वगैरह कर देता है, अपना एडवोकेसी का स्टैंप लगा देता है, और देख किसको दे देता है, ड्रॉअर को दे देता है। और ड्रॉअर के पास उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे क्या आ जाएगा, राइट टू लीगल एक्शन इन कोर्ट, क्योंकि वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट एक्ट एज अ एविडेंस इन कोर्ट, एक्ट एज अ लीगल एविडेंस। ठीक है, लीगल एविडेंस के जैसे काम करता है। ठीक है, अब इतना सारा काम करा, इतना सारा नोटरी पब्लिक ने काम करा, तो वो चाचा का लड़का तो था नहीं, तो वो चार्ज करेगा आपसे नोटरी फीस। नोटरी फीस किससे चार्ज करेगा? ऑफकोर्स ड्रॉअर से चार्ज करेगा, क्योंकि क्यों ड्रॉअर से चार्ज करेगा? क्योंकि इतना सारा काम वो ड्रॉअर के लिए कर रहा है। ठीक है, वो नहीं पहचानता ड्रॉई कौन है, वो ड्रॉअर के लिए इतना सारा काम कर रहा है, तो ड्रॉअर से चार्ज करेगा। बट ड्रॉअर के पास क्या राइट है? क्योंकि गलती ड्रॉई का है, तो वो ड्रॉई से रिकवर कर सकता है। तो वो क्या एंट्री पास करेगा, ड्रॉई को डेबिट कर देगा और टू कैश और बैंक उसने नोटरी पब्लिक को दिया, बट वो रिकवर कर सकता है ड्रॉई से, तो ड्रॉई को डेबिट कर दिया। एक्चुअल में एक्सपेंसेस किसका है? ड्रॉई का एक्सपेंसेस है, क्योंकि गलती ड्रॉई का है, तो वो ड्रॉई क्या अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर देगा, क्रेडिट किसको कर देगा? क्रेडिट कर देगा ड्रॉअर को। तो हमने नोटरी फीस का भी एंट्री देख लिया। ठीक है, ये तो पहला केस था। दूसरा केस क्या है कि अब होता क्या है, बिजनेस में आपको भतेड़े काम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम है, आपको ऑपरेशंस बनाना है, स्ट्रैटेजी देखनी है, प्लानिंग करनी है, आपको सेल्स देखना है, मार्केटिंग देखना है ना, प्रोडक्शन देखना है, तो बहुत सारे आपके पास काम है। अब इसके अलावा अगर आपको ये भी देखना पड़ जाए कि हर एक महीने में आपको 2-3 हज़ार आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो, आप एज अ ड्रॉअर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो, आपको ट्रैक रखना पड़ रहा है कब कौन ड्यू हो रहा है, कौन सा आफ्टर डेट है, कौन आफ्टर साइट है ना, किस में पब्लिक हॉलीडे पड़ने वाला है, किस में इमरजेंसी हॉलीडे पड़ने वाला है, इतना सारा ट्रैक करना है आपके लिए बर्डनसम हो सकता है। तो आप क्या करते हो, बैंक को ये काम आउटसोर्स कर देते हो एज एन एजेंट बैंक को बोलते हैं ये सारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम रखो, जैसे जैसे जिसका भी ड्यू डेट आएगा तुम जाकर उससे ड्रॉई से पैसा मांग लेना, ड्रॉई से पैसा मांगकर हमें दे देना। तो बहुत बढ़िया, आप बैंक को दे देते हो। जब बैंक को आप देते हो तो आप क्या करते हो, बिल्स रिसीवेबल को बैंक को हैंड ओवर कर रहे हो, पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हो। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल को आप खत्म करते हो बुक से, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन को रिकॉग्नाइज करते हो। इससे आपको क्या पता चलता है, आप जस्ट नामकरण चेंज कर रहे हो, आपका राइट टू रिसीव अगेंस्ट सेम डॉक्यूमेंट है, बट नामकरण चेंज करने से क्या पता चलता है कि आपने किसी और को दिया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपके ड्रॉअर में वो नहीं पड़ा है। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ये एंट्री करते हो। ड्रॉई के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉई इज नॉट पार्टी टू दिस ट्रांजेक्शन, आप बैंक को दे रहे हो, किसी और को दे रहे हो, ड्रॉई को क्या फर्क पड़ता है? ड्रॉई को एट द एंड ऑफ द डे वो बिल्स पेबल इज स्टिल इट्स लायबिलिटी। ठीक है, यहां तक होता है। अब ये तो आपने जब भेजा, अब जब ड्यू डेट आएगा तो बैंक जाएगा, बैंक जाकर प्रेजेंट करेगा किसे, ड्रॉई के आगे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करेगा और बोलेगा भैया पैसा दे दो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करके पैसा मांगेगा। अब ड्रॉई अगर सीधा साधा इंसान है, पैसा दे देता है, तो ड्रॉअर सिंपल एंट्री क्या करेगा, ड्रॉअर सिंपल एंट्री एक डाल लेगा कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देगा, और कैश और बैंक को डेबिट कर देगा। तो कोई सिंपल चेंज हो रहा है, जो हमने होल्ड टिल मैच्योरिटी में देखा था ना, उसके बदले बस सिंपल चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन आ गया बिल्स रिसीवेबल के बदले। ठीक है, तो जहां भी बिल्स रिसीवेबल रहेगा वहां पे हम बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। ड्रॉई के बुक्स में क्या होगा, बिल्स पेबल से वो पेमेंट कर रहा है, तो ड्रॉई के बुक्स में सेम एज इट इज होल्ड टिल मैच्योरिटी वाला ही एंट्री चलेगा। तो आप चाहो तो नोट डाउन भी कर लो, होल्ड टिल मैच्योरिटी वाला ही एंट्री ड्रॉई के बुक्स में चलेगा, क्योंकि ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ता, आप बैंक को दे दियो, तब मिस्टर एक्स को दे दियो, मिस्टर ए को दे दियो, फर्क नहीं पड़ता है। उसने बिल्स पेबल का पेमेंट करा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल डेबिट टू कैश और बैंक, है ना। अब होता है ड्रॉई अगर बदमाश निकला, ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है, डिसऑनर कर देता है, तो उस केस में आपको एंट्री क्या पास करना पड़ेगा, आप बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दोगे और रिकॉग्नाइज कर लोगे ड्रॉई को बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लोगे और बिल सेंट फॉर कलेक्शन को डेबिट कर दोगे। ड्रॉई के बुक्स में सेम एज इट इज होल्ड टिल मैच्योरिटी वाला एंट्री डलेगा, बिल्स पेबल डेबिट टू ड्रॉअर, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि अब डिसऑनर हो गया, तो आइडियली नोटरी पब्लिक के पास आपको क्या लगेगा, ड्रॉअर को जाना चाहिए,
ड्रॉअर को जाना चाहिए। बैंक क्यों जाएगा? बट क्योंकि बैंक यहाँ पे आई विटनेस है। विटनेस कौन है? बैंक है। ड्रॉअर नहीं गया था मांगने के लिए, बैंक गया था मांगने के लिए, तो विटनेस कौन है? बैंक। तो नोटरी पब्लिक किस पे विश्वास करेगा? विटनेस पे विश्वास करेगा। अगर ड्रॉअर जाएगा भी ना तो बोलेगा नहीं, हमें विटनेस को बुला कर लेकर आओ। तो बैंक जाता है नोटरी पब्लिक के पास, बैंक जाता है नोटरी पब्लिक के पास, और नोटरी पब्लिक को सारा केस समझाता है, ऐसा 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 हुआ। अगेन नोटरी पब्लिक क्या करेगा? नोटरी पब्लिक जाएगा, नोटरी पब्लिक जाएगा कहाँ पर? ड्रॉई के पास, रिप्रेजेंट करेगा, एंड सेम सिनेरियो वापस से रिपीट होगा। अगर वो दे दिया पैसा तो वेल एंड गुड, नहीं दिया पैसा, नहीं दिया पैसा तो अगेन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोटेस्ट वगैरह बना देगा। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पे तीन पार्टी आ जाते हैं, ड्रॉअर आ गया, ड्रॉई आ गया एंड बैंक आ गया। ड्रॉअर आया, ड्रॉई आया और बैंक आया। अब यहाँ पे नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? बैंक पे करेगा, क्योंकि बैंक जा रहा है, बैंक जा रहा है किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। तो अगर पैसा वो पे कर रहा है, पैसा वो पे कर रहा है, तो इसका राइट टू रिकवर किसके से है? ड्रॉअर से राइट टू रिकवर है। वो ड्रॉअर के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो राइट टू रिकवर ड्रॉअर से है। तो वो कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर देगा। कस्टमर अकाउंट, यहाँ पे ड्रॉअर इज अ कस्टमर फॉर बैंक, तो कस्टमर अकाउंट को डेबिट करके कैश या बैंक से जो भी पेमेंट करा है। ठीक है, ड्रॉअर क्या करेगा? ड्रॉअर क्या करेगा? ड्रॉअर पेमेंट करेगा नोटिंग चार्जेस टू बैंक। ड्रॉअर नोटिंग चार्जेस पेमेंट करेगा बैंक को, तो ड्रॉअर टू, और रिकवर किसे करेगा? ड्रॉई से। तो ड्रॉई टू कैश और बैंक। ठीक है, ड्रॉई टू कैश और बैंक। और सिमिलर वे में ड्रॉई अपने बुक्स में नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉअर कर देगा, नोटिंग चार्जेस टू ड्रॉअर। अब इतना सारा झमेला बैंक ने लिया है, इतना सारा झमेला बैंक ने लिया है, तो ऑफकोर्स वो भी अपना बैंक चार्जेस चार्ज करेगा, बैंक चार्जेस चार्ज करेगा। तो ड्रॉअर के बुक्स में क्या होगा? बैंक चार्जेस टू कैशर बैंक। अब ये बताओ, क्या ये बैंक चार्जेस, राइट टू रिकवर वाला बैंक चार्जेस होगा, क्या ये रिकवर आप कर सकते हो ड्रॉई से? द आंसर इज नो, क्योंकि आप अपने सुविधा के लिए बैंक को अपॉइंट करे थे। यहाँ पे कोई ड्रॉई का गलती से बैंक को अपॉइंट नहीं करे थे, आप अपने सुविधा के लिए, आप अपना ऑपरेशंस को स्मूथ करना चाहते थे। तो इस केस में ड्रॉई के लिए खर्चा नहीं है, और ड्रॉई के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगा, ड्रॉई के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगा। और जाते जाते हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स विथ बैंक, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स विथ बैंक। सो अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे समझेंगे। होता क्या है, ए है, बी है, तीसरा बैंक है। अब आपको नोट्स बनाना है तो ऐसे ही, क्योंकि ये सारे डायग्राम्स आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में हेल्प करेगा। जैसे हमने ये डायग्राम देखा था नोटिंग चार्जेस से रिलेटेड, ये ऐसा आपको सर्कुलर डायग्राम देख कर ना आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक रिकवर कर रहा है ड्रॉअर से और ड्रॉअर रिकवर कर रहा है ड्रॉई से, अल्टीमेटली एक्सपेंसेस ड्रॉई का हो रहा है। तो आप एंट्री बना पाओगे, खुद से भी एंट्री बना पाओगे। अगर आपको याद नहीं आएगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप एंट्री खुद से बना लोगे, बट आपको पता होना चाहिए कौन किससे रिकवर कर रहा है, किसका एक्सपेंसेस है। तो ए, बी और बैंक है। ए क्या है? ए है ड्रॉअर, ए है ड्रॉअर, बेसिकली सेलर है, और ये ड्रॉई है ना। ये इस पे बनाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है। मान लो 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का फॉर 3 मंथ्स, 1,00,000 रुपए का फॉर 3 मंथ्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई पे बनाता है, और ड्रॉई एक्सेप्टेंस दे देता है। ठीक है, अब हुआ क्या, इसने बनाया ऐसा, बट पैसा इसे कब मिलेगा? ड्रॉअर को पैसा कब मिलेगा? 3 महीने के बाद मिलेगा, 3 महीने के बाद मिलेगा। बट मान लो इससे फंड्स की रिक्वायरमेंट अभी है, इसे फंड्स की रिक्वायरमेंट अभी है। तो बैंक एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप बैंक के पास जा सकते हो, ड्रॉअर बैंक के पास जाएगा और बोलेगा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख लो, ये डॉक्यूमेंट रख लो तुम, और तुम मुझे पेमेंट कर दो, तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज रख लो और हमें पेमेंट कर दो। और ड्यू डेट पे क्या करना, ऑन ड्यू डेट क्या करना, ले लेना है, इसको प्रेजेंट कर देना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और पैसा तुम ले लेना। अब बैंक बोलेगा कि मैं ऐसा करूं क्यों, मुझे 3 महीने पैसे के लिए वेट करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें कैश अभी दे रहा हूं,
और फ्यूचर में जाकर मुझे प्रेजेंट भी करना पड़ेगा ड्रॉई के पास। तो मैं ऐसा करूं क्यों भाई, करूं क्यों, मेरा क्या फ़ायदा। तो ए बोलता है बैंक को, ठीक है ऐसा करते हैं, तुम मुझे अभी 1 लाख रुपए दो, सॉरी मुझे तुम अभी 90,000 रुपये दो, और फ्यूचर में तुम ड्रॉई से 1 लाख रुपए ले लेना। मुझे तुम अभी 90,000 रुपये दे दो और फ्यूचर में तुम ड्रॉई से 1 लाख रुपए ले लेना। तो यहाँ पे बैंक अर्न्स हाउ मच, बैंक अर्न्स 10,000, है ना, बैंक अर्न्स 10,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्रॉय का सिचुएशन चेंज नहीं हुआ। उसने 3 महीने के बाद पैसा देना था, 3 महीने के बाद ही पैसा देगा। ड्रॉअर को इमीडिएट फंड्स का रिक्वायरमेंट था, तो वो उसे 90,000 रुपये आज मिल गया और बैंक को भी अर्निंग हो गया 10,000 रुपये का। बट आप यहाँ पे बोलोगे ड्रॉअर का तो नुकसान हो गया, ड्रॉअर को तो मिलना 1 लाख रुपये था। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे इसे पेमेंट कब मिल रहा है, 3 महीने पहले मिल रहा है। 3 महीने पहले मिल रहा है, मान लो 3 महीने पहले इसे 90,000 रुपये आया, 90,000 रुपया आया, तो वो अगर वापस से ये बैंक में डिपॉजिट कर देता है, एफडी क्रिएट कर देता है फॉर लेट्स से फॉर 3 मंथ्स, तो उसका पैसा अगेन वो 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो हम ये जो 10,000 रुपीज जो बैंक मांगता है ना, वो होता है इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट और इट इज अ प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख हम अज्यूम करते हैं कि 90,000 होता है, कि जो फ्यूचर में 1 लाख रुपए मिलने वाला है, 3 महीने के बाद 1 लाख रुपए मिलने वाला है, तो उसका आज प्रेजेंट में वैल्यू हम मान लेते हैं 90,000 रुपये है। और उस 90,000 को अगर आप बैंक में आज ले जाकर डिपॉजिट कर देते हो तो आपको 3 महीने का ब्याज 10,000 रुपये मिल जाता है। तो अगर ड्रॉअर चाहे तो उस 90,000 रुपये को 1 लाख रुपये बना सकता है, वापस से 90,000 रुपये को वापस से 1 लाख रुपये बना सकता है। बट क्योंकि उसे आज के डेट में फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो 90,000 रुपये को एटलीस्ट यूज़ कर पाएगा। बैंक को क्या हो गया, इंटरेस्ट अर्निंग हो गया। बैंक के लिए इक्विवेलेंट टू लोन देना जैसा हो गया, इक्विवेलेंट टू लोन देना जैसा ही हो गया। बैंक लोन देता है और इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो सिमिलरली बैंक ने 90,000 रुपये का लोन दिया, और उसने 10,000 रुपये का इंटरेस्ट लिया और फ्यूचर में उसने 1 लाख रुपये ले लिया रीपेमेंट के तौर पे। तो ये होता है पूरा बिल्स डिस्काउंटिंग। इसको बोलते हैं बिल्स को डिस्काउंट करवा लेना बैंक से, है ना, बिल्स को डिस्काउंट करवा लेना बैंक से। अब इसमें एंट्री क्या होगी, अब देखते हैं। पहला सिनेरियो अगेन, इफ बिल्स, पहला तो जब डिस्काउंटिंग कराओगे, तो जब डिस्काउंटिंग होगा व्हेन देखो यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन से ये दोनों ये डिफरेंट है, समझना। बिल सेंट फॉर कलेक्शन आप एज एन एजेंट अपॉइंट करते हो, फ्यूचर में जाकर वो आपको पैसा ला कर दे देता है, ठीक है, फ्यूचर में जाकर पैसा ला कर दे देता है और उसके बदले वो बैंक चार्जेस लेता है, सर्विसेज के अगेंस्ट बैंक चार्जेस लेता है। यहाँ पे बैंक आपको पैसा अपफ्रंट दे देता है, वो 3 महीने के बाद जाकर ड्रॉई से पैसा मांगेगा। तो व्हेन बिल्स इज डिस्काउंटेड विद बैंक, आपका एंट्री क्या डलेगा, व्हेन बिल्स इज डिस्काउंटेड विद बैंक, ड्रॉअर के बुक्स में क्या एंट्री डलेगा, कैश या बैंक से पैसा आ जाएगा, कैश या बैंक कोई भी मोड हो सकता है। हमारे एग्जाम्पल में जैसे 90,000 रुपये आएगा, 10,000 रुपये इसका डिस्काउंटिंग चार्जेस खर्चा हो गया, डिस्काउंटिंग एक्सपेंस हो गया इसके लिए। और 2 क्या हो जाएगा, 2 बिल्स रिसीवेबल, 1 लाख रुपये, है ना, 1 लाख रुपये का बिल्स रिसीवेबल गया, उसके बदले आपको 90,000 रुपये मिला और 10,000 रुपये आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। अब बताओ स्टूडेंट, ड्रॉई को इससे क्या फ़र्क पड़ता है क्या, ड्रॉई को क्या फ़र्क पड़ेगा, आंसर इज नो। आप बैंक को दे रहे हो, थर्ड पार्टी को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ड्रॉई क्या बोलेगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे लिए स्टिल बिल्स पेबल के अगेंस्ट हमें 1 लाख रुपये देना है,
वो हम देंगे, तो वो उसके बुक्स में स्टिल बिल्स पेएबल करके ही आएगा। इसके बुक्स में नो एंट्री, क्योंकि ये पार्टी टू ट्रांजैक्शन है ही नहीं ना। ठीक है, अब आता है ऑन ड्यू डेट। ऑन ड्यू डेट बिल्स ऑनर्ड, अगर ऑनर्ड हो जाएगा तो ड्रॉअर के बुक्स में क्या होगा और ड्रॉई के बुक्स में क्या होगा एंट्री, यहाँ पे ध्यान से सोचेंगे। ड्रॉअर के बुक्स में क्या एंट्री होगा और ड्रॉई के बुक्स में क्या होगा। ड्रॉअर के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं कोई एंट्री होगा, समझो। इसने बिल्स रिसीवेबल को ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया था, 90,000 रुपये उसके पास ऑलरेडी आ चुका है। उसने खर्चा भी 10,000 रुपये रिकॉग्नाइज कर लिया और बिल्स रिसीवेबल को अपने बुक से आउट भी कर चुका था। तो इसके लिए अब कोई भी एंट्री नहीं होगा। अगर ड्यू डेट पे जब बैंक जा रहा है और बैंक को पैसा मिल गया 1,00,000 रुपये, बैंक को पैसा मिल गया 1,00,000 रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ड्रॉअर को क्या फ़र्क पड़ता है, ड्रॉअर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बट ड्रॉई के लिए एंट्री जाएगा। ड्रॉई क्या करेगा, अपना बिल्स पेबल को डेबिट कर देगा और टू कैश या बैंक से पैसा दे देगा, कैश या बैंक से पैसा दे देगा। बट झमेला तब क्रिएट होता है, झमेला तो तब क्रिएट होगा ना जब बिल्स डिसऑनर हो जाए। बिल्स डिसऑनर हो जाए तो झमेला फंसता है। और अब क्या होगा, बैंक आएगा ड्रॉअर के पास, बोलेगा ड्रॉई ने तो पैसा दिया नहीं है तो भैया अब ये पैसा तुम दो। ड्रॉई ने तो पैसा दिया नहीं है तो अब ये पैसा तुम दो। बैंक को अब ड्रॉअर को पैसा देना पड़ेगा। ड्रॉअर बैंक को पैसा देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, कितना देगा, 90,000 रुपये देगा, 90,000 रुपये देगा या 1,00,000 रुपये देगा, 90,000 रुपये देगा या 1,00,000 रुपये देगा। ऑफकोर्स उसको ड्यू डेट पे 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा। वो 10,000 रुपये क्या हो गया, वो ब्याज का दिया था, क्योंकि उसे पैसा तो 3 महीने पहले मिल गया, 3 महीने तक वो पैसा को यूज़ कर रहा है। तो ऑफकोर्स बैंक को 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा, 1,00,000 रुपये देना पड़ेगा। तो क्या होगा, सो ड्रॉअर बैंक को 1,00,000 रुपये देगा। तो क्या एंट्री हो जाएगा, एंट्री क्या होगा, क्योंकि डिसऑनर हो गया तो ये बुक्स में तो ड्रॉई को रिकॉग्नाइज कर लेगा वापस। और नॉर्मल केस में हम क्या करते थे, या तो बिल्स रिसीवेबल को क्रिएट कर देते थे या तो हम बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन को क्रिएट करे थे। बट यहाँ पे दोनों में से सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको पैसा मिला था पास्ट में, तो आप क्या करोगे, पैसे को क्रिएट करोगे कैश या बैंक, फुल अमाउंट से विथ फुल अमाउंट ऑफ BR, जो बिल्स रिसीवेबल का फुल अमाउंट था उससे करोगे, डिस्काउंटेड अमाउंट से नहीं करोगे, ध्यान में रखना है ना। अब यहाँ पे ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई डिसऑनर हुआ है, सेम एंट्री, ड्रॉअर को एंट्री करेगा, ड्रॉअर का बिल्स पेबल को डेबिट कर देगा। तो अगर आप ध्यान दोगे ना तो ड्रॉई में एंट्री चेंज हो नहीं रहा है। ये जितना भी बिल सेंट फॉर कलेक्शन है, चाहे बैंक के पास जा रहे हो, ड्रॉई के बुक्स में एंट्री नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो बीच का जितना भी आप झमेला है वो सिर्फ ड्रॉअर को फर्क पड़ता है, ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए वही डॉक्यूमेंट चला आ रहा है, दैट इज बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल टू ड्रॉअर, ठीक है। अब यहाँ भी क्या होगा, जो नोटरी वाला जो काम होगा, सेम एज क्या होगा, सेम एज बिल्स बैंक जाएगा, बैंक किसके पास जाएगा, नोटरी के पास जाएगा, क्योंकि वो आइट विटनेस है।
और रिकवर किससे करेगा, ड्रॉअर से रिकवर करेगा, ड्रॉअर ड्रॉई से रिकवर करेगा। तो ये सेम एंट्री चलेगा नोटरी वाला। तो बैंक कोई भी बैंक चार्जेस इस केस में नहीं चार्ज कर सकता, बैंक इस केस में कोई भी बैंक चार्जेस नहीं चार्ज कर सकता, क्योंकि उसने ऑलरेडी 10,000 रुपये अर्न कर चुका है। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करा है किससे, ड्रॉअर से, है ना। 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ऑलरेडी उसने चार्ज करा हुआ है, तो कोई भी बैंक चार्जेस वो नहीं ले सकता है, कोई भी बैंक चार्जेस नहीं ले सकता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा लास्ट जो सिनेरियो है दैट इज एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स, इसको भी समझेंगे, सिंपल है। अगर आप ट्रांजैक्शन का फ्लो को समझ जाओगे ना, तो एंट्री भी आप समझ जाओगे। ट्रांजैक्शन का फ्लो को समझेंगे, इसमें क्या है, अगेन एक ए पार्टी है, बी पार्टी है, जो हमारे अभी तक एग्जाम्पल में आ रहा है। ए पार्टी है और बी पार्टी है। यहाँ पे एक और पार्टी एज्यूम करते सी, एक और पार्टी एज्यूम करते सी। यहाँ पे ए बी को सामान बेचता है और सी ए को सामान बेचता है। ए बी को सामान बेचता है और सी ए को सामान बेचता है। ठीक है, अब ए बी को सामान बेचता है, तो ए एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बनाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बनाता है। मान लो 10,000 रुपये का 3 मंथ्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ए बनाता है और भेजता है बी को, और बी एक्सेप्टेंस करके वापस से ए को देता है। अब क्योंकि सी ए को सेल कर रहा है, ए ने पेमेंट करना है किसको, ए ने पेमेंट करना है सी को, ए ने पेमेंट करना है सी को। और ए ने जो पेमेंट करना है ना, मान लो 10,000 रुपये का पेमेंट करना है, मान लो ए ऑल्सो हैज टू पे 10,000, ए ऑल्सो हैज टू पे 10,000 टू होम, 10K को अच्छे से लिख देता हूँ, 10,000 टू सी। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वन क्या है, पे इन कैश और बैंक। दूसरा ऑप्शन क्या है, गिव वो एक्सेप्टेंस देगा, BOE ड्रॉन बाय, जो ड्रॉन बाय कौन होगा, BOE, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सी बनाएगा और उस पर एक्सेप्टेंस दे दे, नया बिल्स ऑफ एक्सचेंज बने। बट दूसरा ऑप्शन एक और क्या हो सकता है, नहीं झमेला करके, ट्रांसफर द bills receivable from B to, ट्रांसफर द बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल जो बी से था वो आप सी को ट्रांसफर कर दो, वो आप सी को ट्रांसफर कर दो, एंड दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट, इसको क्या बोलोगे आप, एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो एंडोर्समेंट को अगर थोड़ा फॉर्मली डिफाइन करा जाए, when drawer of bills of exchange transfer title of same in the favor of other person such that on due date such other person gets right
to receive amount from drawee against the bills of exchange. This process is known as endorsement. है ना, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, कि आप किसी और पर्सन को बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर देते हो सच दैट जो दूसरा पर्सन है उसके पास राइट आ जाता है टू सच बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको क्या बोलेंगे, एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे। अब ड्यू डेट पे कौन जाएगा, ड्यू डेट पे सी जाएगा बी के पास पैसा मांगने के लिए, सी जाएगा बी के पास पैसा मांगने के लिए, है ना। अब यहां पे इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो गया एंडोर्सर और ये हो गया एंडोर्सी, ये हो गया एंडोर्सर और ये हो गया एंडोर्सी। अब एंट्रीज क्या होगा, एंट्रीज देख लेते हैं। तो पहला तो हम ये देखना पड़ेगा, जब आप एंडोर्समेंट कर रहे हो, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, तो अगेन ड्रॉअर बोल सकते हो आप उसे, उसी पर्सन को, या एंडोर्सर भी बोल सकते हो, एंडोर्सर। और दूसरा पर्सन क्या हो गया, ड्रॉई, है ना। ड्रॉई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी दे रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो एंट्री। बट ड्रॉअर के बुक्स में क्या हो जाएगा, ड्रॉअर के बुक्स में क्या हो जाएगा, एंडोर्सी को ट्रांसफर कर रहे हो तो एंडोर्सी को डेबिट कर लेगा टू बिल्स रिसीवेबल। अब ऑन ड्यू डेट, अगर ऑनर हो जाता है, अगर ड्यू डेट में ऑनर हो जाता है तो ड्रॉअर को कोई फर्क पड़ेगा, सिंपल हो गया ना, उसी की जैसे जैसे कि आपने ये करा था बिल्स डिस्काउंटिंग में, ठीक है। अगर ऑनर हो जाता है तो ड्रॉअर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडोर्सी अपना पैसा लेके कलेक्ट करके लेगा। ट्रॉई के लिए क्या होगा, वो बिल्स पेबल को ख़त्म करेगा और कैश या बैंक से पेमेंट करेगा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ट्रॉई के बुक्स में कोई एंट्री चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज़ सारा एंट्री रिपीट हो रहा है। तो आप नोट भी लिख सकते हो कि आपको ट्रॉई का एंट्री से छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि जितने भी झमेला कर रहा है, इंडोर्समेंट हुआ, चाहे बिल सेंट फॉर कलेक्शन हुआ, चाहे आप डिस्काउंटिंग करा रहे हो, ये सब हो रहा है ड्रॉअर के एंड पे। तो ड्रॉअर का एंट्री ड्रॉई नहीं पास करेगा, ऐसा एंट्री सिर्फ ड्रॉई पास करेगा जो वो पार्टी टू ट्रांजैक्शन होगा, जिसपे वो पार्टी टू ट्रांजैक्शन होगा। ऑन ड्यू डेट अगर डिसऑनर हो जाए, अगर ऑन ड्यू डेट डिसऑनर हो जाए ये कर देगा ड्रॉई को डेबिट, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, इंडोर्सी को वापस से अमाउंट देना पड़ेगा, इंडोर्सी विल बी अ लायबिलिटी फॉर हिम। और यहाँ पे अगेंस्ट बिल्स टू ड्रॉअर, सेम एंट्री। बिल्स पेबल टू ड्रॉअर, सेम एंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो नोटिंग, अब यहाँ पे क्या होगा, इंडोर्सी क्या हो जाएगा, इंडोर्सी विल बी आई विटनेस, नोटरी पब्लिक का एंट्री होगा, और इंडोर्सी अगर आई विटनेस है तो इंडोर्सी जाएगा और
नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और सारा केस दुखड़ा सुनाएगा, है ना, सारा दुखड़ा सुनाएगा एंडोर्सी। ए बी और सी, है ना, ए बी और सी, ये पेमेंट करेगा नोटरी पब्लिक। तो सीधा सिंपल समझना, बैंक के बदले इस केस में क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, नोटरी पब्लिक को पेमेंट करेगा, रिकवर फ्रॉम एंडोर्सर, एंड ये रिकवर करेगा एंडोर्सी, ड्रॉई, है ना। एंट्री सेम हो जाएगा, एंट्रीज विल बी ड्रॉअर एंड ड्रॉई के बुक्स में एंट्री सेम एज इट इज बैंक वाला केस का होगा। एंट्रीज विल बी एट द रेट बिल सेंट फॉर कलेक्शन। यहाँ पे सिंपल ये चेंज किया हुआ है, बैंक के बदले सी का एंट्री हो गया, है ना। तो ये अगर आप देखोगे तो हमारा एक अच्छा सा चार्ट काइंड ऑफ बन गया है। फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। आई होप आपको समझ में आया है, और यहाँ पे आपने ये नोटिंग सारे कर लिए होंगे। नहीं करें तो आप वीडियो को पीछे कर करके पॉज कर करके करना। जस्ट a second. I have to plug in the charger. Alright. So I hope आपको अकाउंटिंग एस्पेक्ट समझ में आया in the books of drawer and Roy, and we will take it forward. We will take this forward. आपको थोड़ा सा एक और चीज़ लिखा देता हूँ. सो होलसेल मैच्योरिटी में कोई भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं होगा. डिस्काउंटिंग भी आपको समझ में आ गया है. बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन का भी थोड़ा लिखा देता हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखा देता हूँ. अगर आपको ऐसा पूछ ले कि बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है, तो ये लिख के रहोगे, व्हेन ड्रॉअर अपॉइंट्स एजेंट बैंक एज एन एजेंट in order to collect amount on respective due dates. अब इसमें ना आप सारा ज्ञान सब भी लिख सकते हो. कौन सा ज्ञान मैं बताता हूँ. रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स, then this is called bills sent for collection to bank. अब इसमें आप आगे इसको कंटिन्यू करते हुए ना एग्जामिनेशन में अगर आपको लिखना रहे तो पूरा ज्ञान लिख सकते हो कि ड्रॉअर अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है, तो उस केस में बैंक को एज एन एजेंट अपॉइंट कर देता है, और उसके लिए बैंक चार्ज क्या करता है, बैंक चार्जेस चार्ज करता है ना, बैंक चार्जेस चार्ज करता है. आई होप यू अंडरस्टूड. और इतना तक का अकाउंटिंग को आपको बिल्कुल बिल्कुल अपने कंट्रोल में लेकर आना है. देखो अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है, अगर आप दिल से शिद्दत से समझने का कोशिश करो ना, तो एक एक एंट्री आपके फिंगर टिप्स पे रहेगा. क्यों फिंगर टिप्स पे रहेगा? आपको रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है, आपको ट्रांजैक्शन को समझना है, ट्रांजैक्शन को समझना है. इंडोर्समेंट होता है तो किसके पास क्या जा रहा है,
ड्रॉअर के पास क्या आ रहा है, बैंक के पास क्या जा रहा है। तो आपको ये अगर ट्रांजैक्शन को समझ गए ना, ट्रांजैक्शन को समझ गए, जैसे बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, तो बिल्स रिसीवेबल जाता है, बिल्स रिसीवेबल जाता है तो आप क्रेडिट कर देते हो बिल्स रिसीवेबल को, और बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन को रिकॉग्नाइज करते हो, ताकि आपको ये पता चले कि अब आपके आपके एल्मीरा में वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं मिलेगा, आपके एल्मीरा में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं मिलेगा, आपको वो बैंक के पोसेसन में है, बैंक के पोसेसन में। तो आपको एंट्री को ऐसे याद रखना है, एंट्री को ऐसे याद रखना है, रादर समझना है एंट्री को, है ना। अगर आप एंट्री को समझ गए, कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, फ्लो को समझ गए, आपको इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।